सो हे गाइस, लेके आ गई हूँ पार्ट 5। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जब रिफ्टन ने बोला था कि पूरे महल में फूलों की सेंट फैली हुई है। मैक्सी पूछती है, क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं है? रिफ्टन बोलता है, नहीं, बस मुझे मिट्टी, घोड़ों, पसीने और खून की आदत ज्यादा है। लूडिस को देखते हैं जो वहां से चली जाती है। मैक्सी उसके लिए परेशान होते हुए सोचती है, रिफ्टन को रफ लाइफ जीने की इतनी आदत हो गई है कि वो अब लाइफ की वार्मथ और जेंटलनेस भूल गया है, शायद कुछ कुछ मेरे जैसा। फिर वो बोलती है, मैंने कुछ टाइम पहले ही फ्रूट्स और प्रीमियम मसाले खरीदे हैं, आपको जल्द ही डिलिशियस मील का मौका मिलेगा। रिफ्टन हल्का सा स्माइल करके बोलता है, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। तभी वो कुछ सोचता है, फिर बोलता है, मैक्सी, क्या तुम मेरे साथ गार्डन में टहलने चलोगी? मैक्सी थोड़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है, पार्डन? रिफ्टन बोलता है, आजकल तुम शांत लग रही हो, मुझे लगता है माहौल में थोड़ा बदलाव तुम्हें आराम देगा। मैक्सी ना में सिर हिलाते हुए बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी खो गई थी क्योंकि आप कोई गेस्ट नहीं है जिन्हें मैं होस्ट करूं। तभी रिफ्टन उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ लेता है। मैक्सी बोलती है, तुम ही हो जो कंस्ट्रक्शन में बिजी रहते हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। रिफ्टन बोलता है, रॉयल गेस्ट्स के जाने के बाद से तुम उदास हो? क्या तुम यहाँ रहकर बोर हो गई हो? क्या हमें आसपास के नोबल्स को बुलाकर बैंक्वेट रखना चाहिए? मैक्सी बोलती है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे लार्ज गैदरिंग्स पसंद नहीं है, जैसे बैंक्वेट या बॉल्स। उसकी ये बात सुनकर रिफ्टन को याद आता है कि फेस्टिवल के दौरान मैक्सी कितनी खुश थी। वो धीरे से बोलता है, फेस्टिवल के दौरान ऐसा नहीं लगा? मैक्सी बोलती है, पार्डन? वो फिर धीरे से बोलता है, मैक्सी, मैं तुम्हें फिर से एंजॉय करते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन फिर वो रुक जाता है और अपना फेस टर्न करके बोलता है, नेवर माइंड, मुझे पता है तुम्हें भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ थोड़ी देर एनाटॉल में टहल सकती हो। मैक्सी बोलती है, मेरा वो मतलब नहीं था। रिफ्टन बोलता है, चलो चलते हैं, मुझे तुम्हारे द्वारा सजाए गए ब्यूटीफुल गार्डन को एडमायर करने का मौका नहीं मिला। देन हमें दिखाया जाता है, मैक्सी और रिफ्टन गार्डन में आ चुके थे। मैक्सी उसकी तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ देखकर बोलती है, ओ रिफ्टन, वहाँ देखो, ओक ट्री में नए पत्ते निकल रहे हैं। रिफ्टन उसे देखते हुए बोलता है, हाँ, तुम सही हो, मुझे याद है ये डेड था। मैक्सी स्माइल करके बोलती है, ये ज़रूर रूट के मैजिक की वजह से हुआ होगा, उसने पिछली विंटर में इस पर मैजिक किया था और भले ही वो डेड लगता था, लेकिन उसमें अभी भी लाइफ बाकी थी। रिफ्टन उसे गौर से देखता है, फिर मुड़कर बोलता है, एक अगली ट्री के पत्ते उगते देखने में क्या मज़ेदार बात है, चलो कोई बेटर नज़ारा ढूंढते हैं। मैंने टेरेस से तुम्हारा नया फ्लावर गार्डन देखा था। मैक्सी बोलती है, मैंने उसमें अलग अलग टाइप की वैरायटी लगाई है, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें पसंद आएगा। देन वो दोनों उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। रिफ्टन स्माइल करके बोलता है, ये पास से देखने में और भी खूबसूरत लगता है। मैक्सी बोलती है, यहाँ के फ्लावर्स को हर्ब्स और मसालों के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। रिफ्टन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुमने ऐसा गार्डन बनाया है जिसे हम खा भी सकते हैं? मैक्सी बोलती है, ऐसी चीज़ें लगाना अच्छा होता है जो प्रैक्टिकल हों और देखने में भी अच्छी लगे। रिफ्टन मजाक करते हुए बोलता है, मुझे सेंट्रीज को बोलना पड़ेगा कि वो खुद को हर्ट ना कर लें, इससे हम गार्डन को सेफ रख सकते हैं। फिर वो हंसने लगता है। मैक्सी उसे हंसते हुए देखकर पूछती है, क्या आपको ये पसंद आया? रिफ्टन उसकी तरफ देखकर बोलता है, हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। वो एप्पल खाते हुए बोलता है, ये एप्पल्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें भी इन्हें खाना चाहिए। मैक्सी एप्पल लेते हुए बोलती है, ठीक है, और खाते हुए सोचती है, अभी अभी क्या हुआ था? रिफ्टन बोलता है, यहाँ की फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ तक कि 1 साल पहले भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ फ्लावर गार्डन में बैठकर ऐसे टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। मैक्सी को एग्नेस की बातें याद आती हैं कि रिफ्टन हमेशा अपनी जान खतरे में डालता था। फिर वो पूछती है, क्या रोड कंस्ट्रक्शन का काम ठीक से चल रहा है? रिफ्टन बोलता है, हाँ, हम इसे ऑटम तक पूरा कर देंगे। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, मैं पोर्ट को एक्सपैंड करूंगा। ऐसा होने पर साउथ के मर्चेंट्स यहाँ आने लगेंगे और ये हमारे लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा। मैक्सी हैरानी से पूछती है, क्या सच में हम टोल से इतना मुनाफा कमा पाएंगे? रिफ्टन बोलता है, सिर्फ टोल से नहीं। फिर वो समझाता है, हम व्यापारियों और उनके कीमती माल को प्रोटेक्शन देंगे ताकि वो अपना सामान पूरे महाद्वीप में सेफली ट्रेड कर सकें। बदले में हम उनकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे। साथ ही हमें साउथ से रेयर सामान सस्ती प्राइस में मिलने का फ़ायदा भी होगा। वैसे भी काफ़ी व्यापारी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। फिर वो मैक्सी का हाथ पकड़कर बोलता है, मैक्सी, बस तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महंगे कपड़े दिलाऊंगा जिन्हें तुम गिन भी ना सको।
फिर वो उसके हाथ पर हल्का सा किस करके बोलता है, तुम्हारी फिंगर में सूरज से भी ज्यादा चमकदार रिंग पहनाऊंगा। वो मैक्सी के हाथ को लिक करता है, और तुम्हारी नेक, रिस्ट और एंकल्स तक तुम्हें गहनों से सजा दूंगा। मैक्सी थोड़ी सी घबराकर रिएक्ट करती है। रिफ्टन धीरे से बोलता है, तुम रोमियन प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ जियोगी और मैं तुम्हें 7 किंगडम्स की सबसे नोबल वुमन बना दूंगा। मैक्सी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोलती है, बेतुकी बातें मत करो, रोम बहुत टाइम पहले ही गिर गया है। रोम वंश मुश्किल से ही अपनी लिनिएज को मैनेज कर पा रहा है। रिफ्टन बोलता है, तुम उस ग्रेट फैमिली की वंशज हो जिसने कभी एक एम्पायर पर रूल किया था और वेडन के सबसे पावरफुल ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी हो। अगर रोम का पतन ना होता तो पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारे लेवल की कोई और वुमन ना होती। मुझे तो तुमसे बात करने की भी इजाज़त ना होती। मैक्सी हैरानी से बोलती है, रिफ्टन? रिफ्टन स्माइल करके बोलता है, मैक्सी, मुझे सब अच्छे से पता है। ड्यूक क्रॉइसो ने मुझे तुम्हारे हस्बैंड के तौर पर चूज़ किया, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही साथी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी। ये सुनकर मैक्सी बहुत हैरान हो जाती है। मैं एक सिंपल फैमिली से आया हुआ नाइट हूँ। मेरा किसी नोबल फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही कोई भाई है जो मेरी डेथ का बदला ले सके। मेरे पास टैलेंट और थोड़ी सी फेम तो थी, लेकिन मेरे अंदर वो पावर नहीं थी जो मुझे बचा पाती। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे उस मिशन में अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज दिया, क्योंकि मेरी डेथ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसने हमारी शादी भी सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मैं कभी जिंदा वापस नहीं आऊँगा। मैक्सी बोलती है, ऐसा नहीं है। रिफ्टन हैरानी से उसे देखकर बोलता है, लेकिन मैं वापस आ गया और हमारी शादी लीगल थी। उस आदमी का अब तुम पर कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। मैक्सी उसे हैरानी से देख रही थी। वो सोचती है, नहीं, मेरे पिता की इकलौती बेटी रोजेटा थी। उसने अपनी निकम्मी बेटी की शादी तुमसे करवाकर तुम्हें धोखा दिया और फिर तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया। कितना शर्मनाक है। तुम ऐसे ट्रीट किए जाना डिज़र्व नहीं करते हो। फिर वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दो। रिफ्टन उसे माफ़ी मांगता देख परेशान होकर बोलता है, नहीं, मैं तुम पर ब्लेम नहीं डाल रहा था। मुझे पता है तुम्हारे पिता के कामों में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। आफ्टर ऑल, तुम तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थीं। ये सुनकर मैक्सी फ्लिंच होती है। रिफ्टन बोलता है, मुझे पता है तुम अपने पिता की साजिशों की शिकार थीं। मैक्सी बोलती है, ये सच नहीं है, ऐसा मत कहो। तभी रिफ्टन मैक्सी के गाल पर किस कर लेता है। मैक्सी उसे हैरानी से देख रही थी। रिफ्टन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहोगी। तुम्हारे पास इतनी ज्वेलरी होगी जितनी इस पूरे कॉन्टिनेंट की किसी भी वुमन के पास ना हो। रिफ्टन मैक्सी के फॉरहेड पर किस करता है और बोलता है, तुम साल के हर एक दिन अलग रंग के सिल्क के कपड़े पहनोगी। तुम किसी से भी ज्यादा शाइन करोगी। मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ करूंगा। उसकी ये बातें सुन, जो किसी ने उसे कभी नहीं कही, मैक्सी इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है और बोलती है, मैं अभी भी यहाँ खुश हूँ। रिफ्टन उसे पैट करते हुए बोलता है, अच्छा है, मैं तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि मुझसे शादी करना किसी भी नोबल या रॉयल फैमिली से शादी करने से बेहतर है। देन हमें दिखाया जाता है मैक्सी अकेले ही जा रही थी। रिफ्टन पहले ही चला गया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई प्रॉब्लम आ गई थी। मैक्सी सोचती है, मैं और एक प्रिंसेस और ड्यूक की बेटी, कितनी मजाकिया बात है। तभी कोई उसे पुकारता है, माय लेडी। मैक्सी देखती है, वो गेबल और रीमिस थे। वो दोनों दौड़कर आने की वजह से हाँफ रहे थे। वो बोलती है, आप इस टाइम यहाँ क्यों आए हैं? गेबल बोलता है, इंटरप्ट करने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्या आप पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकती है? फिर वो एक नाइट के पास आ जाते हैं। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। गेबल बोलता है, ये उन नाइट्स में से है जो लिवाडॉन में स्पाई के तौर पर गया था। ऐसा लगता है कि उन पर वेयरवुल्फ ने अटैक किया था। हम यहाँ अंधेरे के लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ का जहर विक्टिम को सेंसिटिव बना देता है। सनलाइट उसके लिए बहुत तेज़ होगी। मैक्सी बोलती है, शायद हमें रूथ को बुलाना चाहिए था। रीमस बोलता है, सॉसरा अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा। अगर देर हुई और जहर फैल गया तो वो बेचारा अपना राइट हैंड खो देगा। इसलिए हमने आपसे हेल्प मांगी। इसमें खोने जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्लीज़ इसे ट्राई करें। मैक्सी परेशान होकर सोचती है, मैंने पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। मैक्सी याद करती है, रूथ ने उसे पॉइजन न्यूट्रलाइज करने के बारे में बताया था और कहा था कि एंटीडोट मॉन्स्टर के पॉइजन पर काम नहीं करते, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वो अपना मैजिक कास्ट कर देती है
और सोचती है, ठीक है, माना को इस वे में फ्लो करना चाहिए। तभी उसका मैजिक स्पेल बंद हो जाता है। मैक्सी अपने हाथ को देखकर सोचती है, ये हर बार इसी पर ख़त्म हो जाता है। अपनी बेकार होने की सोच में टाइम वेस्ट करने के बजाय मुझे जहर को बेअसर करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तभी एक और नाइट खड़ा होकर बोलता है, माय लेडी, क्या ये काम नहीं कर रहा है? रीमस सीरियस होकर बोलता है, मैंने तुम्हें आराम करने को बोला था, उसकी चिंता सर्वेंट्स को करने दो, तुम भी घायल हो। नाइट बोलता है, उस बदमाश को तब काटा गया जब वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये ठीक है कि मैं खुद उसकी देखभाल करूं। तभी मैक्सी बोलती है, अलाउ मी टू ट्राई वन मोर टाइम। देन हमें दिखाया जाता है गेबल टी लेकर आता है और बोलता है, ये लीजिए माय लेडी, ये मैनर रिस्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा है। मैक्सी उसे थैंक यू बोलती है। गेबल बोलता है, हमें आपको शुक्रिया कहना चाहिए। रीमस बोलता है, हाँ, हमारे कॉमरेड की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैक्सी स्माइल करके बोलती है, मुझे खुशी है कि मैं हेल्प कर पाई। रीमस बोलता है, वो अपना हाथ खो देता अगर आप ना होती तो, और उसे गुस्से से बोलता है, तुम्हें कैसल आने के बजाय हीलर के पास जाना चाहिए था। तभी नाइट बोलता है, इस बेवकूफ़ ने ही जिद की थी कि पहले महल चलो, हम कमांडर को पहले सारी नई खबरें देंगे। गेबल हैरानी से बोलता है, नई खबरें? नाइट बोलता है, पैमेला प्लेटो, सदर्न लिविडॉन के आइन रेस के मॉन्स्टर, ऐसा लगता है कि वे अलायंस बना रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। रीमस परेशान होकर बोलता है, क्या आपको पूरा भरोसा है? शायद आपने कोई गॉब्लिन विलेज देखा होगा। नाइट बोलता है, नहीं, लिविडॉन से निकलने से पहले हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि नॉर्थ में मॉन्स्टर्स ने एक बड़ा एरिया लूट लिया। वहाँ लिजर्ड जैसे लोग, ट्रोल्स और रेड गॉब्लिन्स भी थे। गेबल बोलता है, मॉन्स्टर की ऐसी स्पीशीज़ जिनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस है। नाइट बोलता है, सॉसरर्स का मानना है लार्ज स्केल में मॉन्स्टर माइग्रेशन इसका कारण है। रीमस बोलता है, क्या आपको लगता है कि लिविडॉन इसे संभाल लेगा? मैक्सी उन्हें हैरानी से देख रही थी। गेबल बोलता है, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। 7 राज्यों के रूल के हिसाब से सबको अपने नाइट्स भेजने पड़ेंगे, और सबसे पहले वीडम को ही मदद के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि हम वेस्टर्न साइड में हैं। तभी मैक्सी पूछती है, क्या इसका मतलब है रेड ड्रैगन नाइट्स को भी लिविडॉन के इस अभियान में जाना पड़ेगा? गेबल ऑकवर्ड होकर बोलता है, वेल, रेम ड्रैगन नाइट्स पिछले साल ही 3 साल के कैंपेन से लौटे हैं। अगर लिविडॉन हेल्प मांगेगा तो किंग रूबन रॉयल गार्ड्स को ही भेजेगा। नाइट बोलता है, मुझे इस पर पूरा यकीन नहीं है। रीमस बोलता है, आई थिंक कमांडर के लौटने पर इस बारे में बात करना सही होगा। मैक्सी सोचती है, ओह, मैं उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही हूँ, और बोलती है, वोंडेड नाइट अब ठीक लग रहा है। रूथ के आने पर एक और बार उसके घाव की जांच करवा लीजिएगा। गेबल बोलता है, मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगा माय लेडी। देन हमें दिखाया जाता है वे वहां से जा रहे होते हैं। मैक्सी उनकी बात याद करके सोचती है, टाइम आ गया है, रेम ड्रैगन नाइट्स को फिर से जाना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो शायद मेरी एबिलिटी इनफ अच्छी होगी। मेरे पिता गलत थे, मैंने एनाटॉल में जो भी सीखा कुछ भी बेकार नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं कर सकती हूँ। देन सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। एक बुक सीधा नीचे गिरती है। मैक्सी को देखते हैं जो काफ़ी शॉक लग रही थी। उसकी तरफ एक हाथ था जो रूथ का था। रूथ भी उसे देख काफ़ी शॉक लग रहा था। मैक्सी चौक में चिल्लाकर उसका नाम लेती है। उसके चिल्लाने से रूथ और डर जाता है और बोलता है, क्या है आखिर, आप इतनी सरप्राइज क्यों हैं? मैक्सी बोलती है, तुम्हें ऐसे किसी लेडी के पास चुपके से नहीं आना चाहिए। रूथ बोलता है, मैंने ऐसा कब किया, मैं तो नॉर्मली अंदर आया था। मैक्सी बोलती है, तुम्हें कुछ कहना चाहिए था, क्या मुझे ये चिल्लाकर बताना चाहिए था कि ग्रेट सॉर्सरर रूथ आ रहा है? गाइज, वेट अ मोमेंट टू काम देमसेल्व्स। मैक्सी बोलती है, वेल, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो कंस्ट्रक्शन साइट पर होना चाहिए था। रूथ ऑकवर्ड होकर बोलता है, मैं बस एक ब्रेक लेने आया हूँ, जिसे मैं डिज़र्व भी करता हूँ। वैसे आप ये मॉन्स्टर की बुक क्यों पढ़ रहे हैं? मैक्सी स्माइल करके बोलती है, ओह, मैंने सुना था कि पैमेला प्लेटो में मॉन्स्टर की आर्मी अपीयर्ड हुई है, तो मैं बस जानने के लिए क्यूरियस थी कि वे किस तरह के हैं। रूथ बोलता है, मैंने सुना था कल आपने वेयरवुल्फ पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया था, क्या आपको ये न्यूज़ वहीं से मिली थी? मैक्सी थोड़ी हेजिटेट करती है और बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि इस बार के कैंपेन में रेम ड्रैगन नाइट्स को बुलाया जाएगा? रूथ बोलता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैक्सी घबरा कर बोलती है, बुक में लिखा है कि पैमेला प्लेटो एक हार्श क्लाइमेट वाली जगह है जो इंसानों के लिए सही नहीं है। रूथ बोलता है, शांत हो जाए माय लेडी,
सर रिफ्टन को वहाँ नहीं भेजा जाएगा। आज शाम तक इसके बारे में सारा डिस्कशन हो जाएगा और ये डिसाइड है कि सर हेबरॉन और सर अर्सिलिन कैंपेन को कमांड करेंगे। मैक्सी उसे हैरानी से देखती है और बोलती है, क्या सच में? रूथ बोलता है, ड्रैगन कैंपेन मुश्किल से 1 साल पहले हुआ था। लॉर्ड का इतने टाइम बाहर रहना ठीक नहीं होगा। रोड के कंस्ट्रक्शन में भी उनका होना ज़रूरी है। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो वे एनाटोल नहीं छोड़ेंगे। मैक्सी पूछती है, क्या मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो उसे कैंपेन में शामिल होना पड़ेगा? रूथ बोलता है, अगर लिवाडॉन की सिचुएशन सीरियस हो जाती है या किंग रूबन उसे वहाँ कैंपेन जाने का ऑर्डर देता है तो वो यहाँ नहीं रुक सकता। जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्स के रूल्स बहुत अनोइंग हैं। कमज़ोरों को प्रोटेक्ट करो और अपने लॉर्ड की बात मानो और अपनी स्वॉर्ड के सभी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करो। सर रिफ्टन शायद रूल्स को ज़्यादा फॉलो ना करता हो, पर वो उन्हें सबके सामने इग्नोर नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी रेप्यूटेशन को नुकसान होगा जो उसने बहुत मेहनत से बनाई है। ये सुनकर मैक्सी उदास हो जाती है और बोलती है, अच्छा। वो सोचती है, प्रिंसेस एग्नेस ने हिंट दिया था कि किंग रूबन को रिफ्टन की लॉयल्टी पर शक है। 7 राज्यों का ये समझौता शांति और सेफ्टी के लिए बनाया गया था। अगर इससे बचाने के लिए सबको बुलाया गया तो रिफ्टन मना नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है वो फिर से बड़े खतरे में पड़ जाएगा। रूथ बोलता है, ये सच है, मुझे भी नाइट्स के साथ कैंपेन में शामिल होना पड़ेगा। ये सुनकर मैक्सी शॉक में बोलती है, क्या? रूथ इरिटेट होते हुए गहरी सांस लेकर बोलता है, लिवाडॉन तक जर्नी काफ़ी लंबी है, इसलिए एक सॉर्सरर का होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो कैलिप्स कैसल को आपकी मैजिक एबिलिटी की ज़रूरत और ज़्यादा होगी। ये सुनकर मैक्सी बहुत शॉक हो जाती है। उसे लगता है उस पर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। वो बोलती है, लेकिन स्प्रिंग में काफ़ी सॉर्सरर एनाटोल में आए हैं। रूथ बोलता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मर्सनरीज हैं, उन्हें यहाँ रहने के लिए मनाना मुश्किल है। अगर हम एक डिसेंट मेज हायर करने में फेल होते हैं तो आप एनाटोल में इकलौती होंगी जो हीलिंग यूज़ कर सकती हैं। ये सुनकर तो मैक्सी बर्डन तले दब जाती है और उसकी तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। वो परेशान होकर सोचती है, मुझे पता है, मैंने कसम खाई है कि मैं कुछ ऐसा फाइंड करूंगी जिसमें मैं केपेबल हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए सोचती है, लेकिन मैंने कभी इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं सोचा था। रूथ उसे देख रहा होता है, तभी वो बोलता है, दैट्स वाई मैं आपको दोबारा से मैजिक लेसन लेने की सलाह दूंगा। और इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है।